ओके, सो आज हम लोग को एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। है किसी को कोई डाउट? सर इसमें बताओ। हाँ, जो ये TCRT में जो सी है ना, वो ये जो CDAB है ना, ये स्मॉल होंगे। ये हाँ, हाँ हाँ, नीचे की तरफ ही होगा। वो मैंने उस दिन करा था, लेकिन मैंने सेव भी किया है। उसके बाद फिर वो वापस ऐसा हो जाता है बार बार, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो इसको मैं 10 बार करता हूँ, लेकिन वो हमेशा इस टाइप से होगा। ठीक है, उस दिन में मैं तुम लोगों के सामने ही किया था ये, और ये फिर से ऊपर आ जाता है वापस। ठीक है, इसी तरीके से होगा। सेव कर दूंगा, थोड़ी देर बाद ये वापस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तुम वो ही कंसिडर करना है, ये नीचे है। ठीक है, इसके अलावा कोई और डाउट है? हाँ, वो बस ये नीचे है, ये वाला। बाकी सारे जो ABCD है ना, ये सारे नीचे है। कॉन्सेंट्रेशन का हुआ है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो एक मेजर एप्लीकेशन होती है वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है। मतलब ये हमें बता सकता है कि कितने एक्सटेंट तक रिएक्शन हुई है। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो अगर वो इक्विलिब्रियम स्टार्टिंग में हुआ है तो रिएक्शन स्टार्ट ही होगी। ठीक है, हो सकता है कि वो बीच में हो, और हो सकता है कि वो एकदम लास्ट में हो। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट होने वाली। तो क्या एक्सटेंट है रिएक्शन का होने का, ये हम लोग को बहुत इजीली पता चल जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से, वैल्यू देख के। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होती है? काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि Kc की वैल्यू अगर 10⁻³ है, ठीक है, मतलब 1000 से ऊपर की अगर वैल्यू आती है, तो उसका मतलब क्या होता है कि रिएक्शन क्या है? इट इज़ अबाउट टू कंप्लीट। सो Kc की वैल्यू 10⁻³ से ज़्यादा है, तो वो रिएक्शन क्या होती है? ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। Kc की वैल्यू 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कंपेरेबल होती है। ठीक है, मतलब रिएक्शन 50% हुई है। और Kc की वैल्यू 10⁻³ से ज़्यादा है, तो मतलब क्या है? रिएक्शन अभी हार्डली प्रोसीड है, मतलब अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो Kc की वैल्यू तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर 1000 से ज़्यादा बढ़ी है तो रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है। मतलब जो प्रोडक्ट है वो 1000 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। ठीक है, इसको मैं लिख के दिखाता हूँ कि मतलब क्या है यहाँ पे। जो Kc है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। ठीक है, तो Kc क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। तो इसको अगर मैं Kc की वैल्यू अगर 1000 है, तो ये 1000 यहाँ पे रिएक्टेंट आ गया और यहाँ पे प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1000 टाइम्स है रिएक्टेंट के। ठीक है, अगर रिएक्टेंट तुमने 1 ग्राम लिया है
1 ग्राम रिएक्टेंट है इक्विलिब्रियम पे, तो प्रोडक्ट क्या होगा, 1000 ग्राम होगा। समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। तो अगर वैल्यू 10⁻³ के आसपास है, ठीक है, 1000 के आसपास है, तो रिएक्शन उस टाइम पे कंप्लीट होने वाली है। अगर वैल्यू 10⁻³ और 10⁻³ के बीच में है, तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक होगा, ठीक है, मतलब 1 के आसपास है। अगर Kc की वैल्यू 1 हो जाती है, तो जितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का उतना कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का भी होगा। और अगर 2 है, 3 है, इसी तरीके से अगर 10⁻³ और 10⁻³ के बीच में जो वैल्यूज़ हैं, वहाँ पे क्या होगा, जो वैल्यूज़ होंगी वो कंपेरेबल होंगी, ठीक है, कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। अगर Kc की वैल्यू 10⁻³ से कम है, बहुत ही ज़्यादा कम आ रही है वैल्यू, तो मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होगा, 1000 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा प्रोडक्ट से, तो रिएक्शन अभी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो Kc की वैल्यू दे रखी है 10⁻³ 1 और 10⁻³ 10⁻³ से ज़्यादा है, तो जो K की वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, और जो Kc की वैल्यू अगर 10⁻³ है तो मतलब वो नेग्लिजिबल Kc है, मतलब रिएक्शन उस टाइम पे स्टार्ट नहीं होगी। और अगर 10⁻³ से ऊपर है तो रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीशन की तरफ मूव चल रही है, मतलब खत्म होने वाली है। और अगर 1 के आसपास आती है रिएक्शन वैल्यू Kc की, तो रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट एक दूसरे के कंपेरेबल कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन दे रखी है, उसकी Kc की वैल्यू है, तो तुम पता लगा सकते हो कि रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है, कहाँ पे अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई है, या रिएक्शन खत्म होने वाली है, या अभी बीच में 50% या 60% रिएक्शन हुई है। ये Kc की वैल्यू या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से देख के पता लगाया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी एप्लीकेशन है इक्विलिब्रियम की, और इससे भी हम लोग देख के पता लगा सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो इसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, रिएक्शन क्वोशिएंट, ठीक है, या फिर इसे कॉन्सेंट्रेशन क्वोशिएंट भी बोला जाता है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन क्वोशिएंट होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं Qc से, और ये कुछ नहीं है, वही है Qc क्या है, Qc इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे, ठीक है? किसी भी टाइम पे जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, अगर उनका रेशियो अगर मैं ले लूँ, तो वो भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, लेकिन सिंस वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, अब ज़रूरी थोड़ी ना कि रिएक्शन स्टार्ट करके 2 सेकंड में ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी, ज़रूरी नहीं है। तो किसी भी टाइम पे अगर मैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो निकाल रहा हूँ, तो उसे हम लोग रिएक्शन क्वोशिएंट बोलते हैं, ठीक है। और अगर रिएक्शन क्वोशिएंट में निकाल रहा हूँ इक्विलिब्रियम पे, तो वो क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो रिएक्शन क्वोशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डिफरेंस यही होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पे होता है, और रिएक्शन क्वोशिएंट कहीं भी हो सकता है, किसी भी टाइम पे, ठीक है। 0 से लेके इन्फिनाइट टाइम के बीच में कहीं पर भी मैं अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन निकाल दूँ, तो वो मेरा रिएक्शन क्वोशिएंट बन जाता है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रिएक्शन है, A + B इज गिविंग अस CC एंड DD, तो इस केस में QC की जो वैल्यू रिएक्शन क्वोशिएंट होगा, प्रोडक्ट है क्या है, C है और D है, रेज़ टू पावर स्मॉल c रेज़ टू पावर स्मॉल d, और रिएक्टेंट A भी है, तो A रेज़ टू पावर स्मॉल a B रेज़ टू पावर स्मॉल b, ठीक है। अब इन QC की वैल्यू से हम लोग देख सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, या रिएक्शन कहीं मूव करेगी भी या नहीं करेगी, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर Kc की वैल्यू Qc के इक्वल है, तो रिएक्शन कहाँ पे है, इट इज एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। अगर Kc की वैल्यू ज़्यादा है और Qc की वैल्यू कम है, तो Qc क्या चाहेगा कि Kc के इक्वल हो जाए, ठीक है। और अगर Qc की वैल्यू ज़्यादा है और Kc की वैल्यू कम है, तो Qc क्या चाहेगा कि Kc के इक्वल हो जाए। तो Qc का क्या होता है कि Qc हमेशा Kc की तरफ मूव करेगा। Qc कहाँ मूव करेगा, Kc की तरफ मूव करेगा, क्योंकि Qc क्या है, एक क्वोशिएंट है, मतलब रिएक्शन क्वोशिएंट है या कॉन्सेंट्रेशन क्वोशिएंट है, और रिएक्शन कहाँ मूव करना चाह रही है, इक्विलिब्रियम पे। तो Qc की वैल्यू हमेशा Kc के इक्वल ही रहना प्रेफर करेगी, ठीक है। अगर Qc की वैल्यू Kc के इक्वल है, तो रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे, तो रिएक्शन कहीं मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर Qc की वैल्यू रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Kc, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा Qc की वैल्यू ज़्यादा है और Kc की वैल्यू कम है, तो रिएक्शन चाहेगा कि वो वापस Kc के पास चला जाए, और इस ये करते हुए रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। अब इसको
इसको इस तरीके से समझो कि क्यूसी क्या है, यहाँ पे तो मैंने लिखा ही है, क्यूसी क्या है, डायरेक्टली प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा है तो मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। प्रोडक्ट कौन सी डायरेक्शन में होता है? प्रोडक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो क्यूसी की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो प्रोडक्ट ज़्यादा है, लेकिन केसी पे क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो क्या होगा, क्यूसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, केसी के पास जाने की कोशिश करेगी और रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि क्यूसी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी केसी के। और अगर क्यूसी की वैल्यू कम है तो क्यूसी क्या चाहेगा कि वो केसी के इक्वल हो जाए। उस टाइम पे क्यूसी की वैल्यू कम है तो मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट कम है, तो क्या करेगा, क्यूसी और इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो रिएक्टेंट रिएक्शन कहाँ जाना चाहिए, प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए, और वो कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? किसी को डाउट है क्या, बताओ मुझे एक बार। क्या बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर से बोलो, फिर से बताओ। मैं ये आ गया, ठीक है। तो क्यूसी की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी केसी से तो वो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और क्यूसी की वैल्यू केसी से कम होगी तो वो किस कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम लोग करते हैं हाउ टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। ये मैं तुम्हें पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो ये मैं फिर से बताऊंगा नहीं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैसे अगर हमें निकालना है, मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। न्यूमेरिकल है जो हम लोगों ने वीक एसिड बेस में जो न्यूमेरिकल करा था और फाइंड आउट करा था कि कितना पीएच है, वही न्यूमेरिकल है। तो इक्विलिब्रियम की वजह से हम लोग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास इक्वेशन है 2a प्लस बी इज गिविंग अस सी प्लस 2d। ठीक है, इसमें इसके a मोल्स हैं, इसके b मोल्स हैं, और प्रोडक्ट के भी 0 मोल्स हैं क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई है। फिर इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये x बनेगा, ये देखो इसके आगे क्या है, वैल्यू 1 है। ठीक है, तो मैंने बताया था अगर वैल्यू 1 है तो उसको डायरेक्ट x ले लेंगे, आगे जो भी स्टोइचियोमेट्री है उसको आगे लगा देंगे। ठीक है, तो b के आगे स्टोइचियोमेट्री क्या है, 1 है, तो इसमें माइनस ए होगा, और यहाँ पे a माइनस 2x होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी स्टोइचियोमेट्री 2 है। तो इसी तरीके से इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरीके से कम हो जाएगी। ठीक है, एक्स एक्स ही लिखना है, इधर भी एक्स लिख दो, इधर भी एक्स लिख दो। ठीक है, चारों डायरेक्शन में एक्स लिख दो, रिएक्टेंट में माइनस एक्स होगा और प्रोडक्ट में एक्स होगा। उसके बाद जो भी उनकी जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको आके यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो ये इधर एक्स के आगे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो ये 2 इधर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमें ये लिखना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, उसकी वैल्यूज रख देनी। यहाँ पे क्या है, सी की कॉन्सेंट्रेशन x है, इसकी 2x है, इसकी b माइनस एक्स है, और a माइनस 2x है। तो इसी तरीके से तुम ये कर सकते हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है अगर Kp की वैल्यू 3.0 है। ठीक है, और इनिशियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का दे रखा है 0.48 का। तो ये जीरो, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा। ठीक है, मतलब इसका कुछ भी हो सकता है, बट ये रिएक्टेंट है और ये सॉलिड है तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम के फॉर्मूले में यूज होगा ही नहीं। तो अब जब ये x बनेगा तो ये डायरेक्टली इसका कोफिशिएंट यहाँ पे लगेगा, तो ये 2x बनेगा और यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा। तो सिंस कार्बन सॉलिड है तो वो इंटरफेयर नहीं करेगा रिएक्शन के अंदर, तो Kp की करेंगे तो प्रोडक्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इसका होल स्क्वायर आएगा, एंड देन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन भी आ सकता था, बट कार्बन क्या है, सॉलिड है, तो वो प्रेशर नहीं देगा और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 1 ही होगी, तो वो इक्विलिब्रियम के फॉर्मूले में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसको रखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, 2x है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, 0.48 माइनस एक्स है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a,
ये वैल्यू रखेंगे और वैल्यू मतलब ये जो फॉर्मूला है उसको सॉल्व करेंगे, या फिर इंटरनेट से डायरेक्टली कैलकुलेटर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाला क्वाड्रेटर कैलकुलेटर है अवेलेबल है, उसमें हम लोग वैल्यू रख के इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या है। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करने के बाद पता चल रहा है कि एक्स की वैल्यू 0.33 बार आ रही है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, 2x बार है, ठीक है। तो 2x है तो 2 इंटू 0.33 इज इक्वल टू 0.66 बार आ गया। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.48 माइनस एक्स है तो 0.15 बार आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ICl 0.78 मोलर दे रखी है, Kc की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इसके बाद फिर इसको x करेंगे, इसको x करेंगे और इसको यहाँ पे 2 है तो इसको -2x करेंगे। इसी तरीके से इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमारा ये आ जाएगा। अब जितनी कॉन्सेंट्रेशन Cl2 की है उतनी I2 की भी होगी क्योंकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन x है, तो यहाँ पे हम लोगों ने x की वैल्यू लिख दी 0.167 मोलर। एंड सिमिलरली ICl की वैल्यू है वो 0.78 माइनस 2x है, माइनस करेंगे और हमें ICl की भी कॉन्सेंट्रेशन इजीली मिल जाएगी, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, इनको करके देखना। एक और क्वेश्चन यहाँ पे यूज कर रखा है, 0.482 मोल ऑफ N2 है एंड 0.993 मोल ऑफ O2 है, इन दोनों को वैसे में रखा, 10 लीटर वॉल्यूम ले रखी है टू फॉर्म N2O, और उसमें Kc की वैल्यू दे रखी है 2.0 इंटू 10⁻⁻37, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा होगा Kc की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा कम है, इसमें जो x आएगा तुम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, मोलैरिटी नहीं दे रखी, तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स जितने भी हैं, वॉल्यूम तुम्हें 10 लीटर दे रखे, तो तुम्हें 10 लीटर यहाँ पे लास्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ये हम लोग कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिखते। तो पहले कितना है, ये इतना इतना कॉन्सेंट्रेशन मोल दे रखा है, इसके 0 मोल थे, फिर ये कितना प्रोड्यूस होगा, 2x होगा, और यहाँ पे 1x माइनस होगा, और यहाँ पे 2 दे रखा है तो 2x माइनस होगा, ठीक है। अब मैंने क्या ये मोल्स लिख लिया, अब इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स हैं ये सारे, ठीक है, और इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे 10 से, तो यहाँ पे मोलैरिटी निकल गई। अब मोलैरिटी निकलने के बाद क्या करेंगे हम लोग, Kc की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो गया 0.2x, और ये जितना भी है 0.933 माइनस एक्स, बट सिंस के की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻37 है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 82 होगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2.0 इंटू 10⁻⁻37, तो ये करके ऊपर क्या आएगा, 10⁻37 आएगा, जो 400 की वैल्यू से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस x को भी नेग्लेक्ट कर दिया, और यहाँ पे 2x जो है वो भी नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। इनको नेग्लेक्ट कर दिया तो इनकी वैल्यू डायरेक्टली मैंने यहाँ पे रख दी, 0.482 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 0.0482, और ये 0.0933, ये रखने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 3.3 इंटू 10⁻⁻20 आ जाएगी, और उसके बाद x की वैल्यू आ गई, तो NO2 की वैल्यू जो है वो 2x के इक्वल है, तो सॉरी जो x की वैल्यू है, NO2 की कॉन्सेंट्रेशन है वो 2x/10 के इक्वल है, तो हम लोग उसकी वैल्यू लिख देंगे, और NO2 की वैल्यू होगी 6.6 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है। इसके बाद ये तुम्हारा थोड़ा सा होमवर्क है, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5, इसमें तुम्हें सब कुछ दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करके मुझे कल बताना है कि कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड, अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग, विच इज़ ली शेटलियर प्रिंसिपल। तो ली शेटलियर प्रिंसिपल क्या करता है, ली शेटलियर प्रिंसिपल एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जिसने बताया कि इक्विलिब्रियम कैसे इफेक्ट होता है, कैसे रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाती है अगर किसी भी चीज़ को हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेशन मैंने इंक्रीज या डिक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम क्या हो सकता है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड जा सकता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज किया तो रिएक्शन बैकवर्ड या फॉरवर्ड जा सकती है, और वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज किया या कुछ भी इंक्रीज, जो भी फैक्टर हम लोग इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, कैसे रिएक्शन इफेक्ट होगी, कैसे इक्विलिब्रियम इफेक्ट होगा, वो हमें ली शेटलियर प्रिंसिपल बताता है। सो ली शेटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, इफ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड एनी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है और कोई भी ऐसा चेंज जैसे इन कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और या चेंज इन वॉल्यूम अगर हम लोग करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे भी इफेक्ट पड़ता है, और इक्विलिब्रियम क्या करता है, इस तरीके से रिएक्ट करता है कि हमने जो चेंज किए हैं
वो उसको उल्टा कर सके, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का क्या होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन सच अ वे, अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन सच अ वे, इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इस तरीके से करेगा कि वो काउंटर कर सके, वो उल्टा कर सके द चेंज इम्पोज, जो चेंज हम लोगों ने किया है वो उसको खत्म कर सके, ठीक है। अगर मैंने किसी भी चीज़ मैंने वॉल्यूम बढ़ाई है तो ली शेडले प्रिंसिपल क्या करेगा, जो इक्विलिब्रियम है वो ज़बरदस्ती उस वॉल्यूम को कम करने की कोशिश करेगा। मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इस तरीके से रिएक्ट करेगा कि वो जो मैंने जो इफेक्ट किया है, मैंने जो चेंज प्रोड्यूस किया है वो उसको अंडू कर सके, उसको उसको क्या कहते हैं, उसका उल्टा कर सके, ठीक है। तो ली शेडले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम हमेशा इस तरीके से बिहेव करता है कि कोई भी चेंज आप करोगे वो उसका हमेशा उल्टा ही करेगा, ठीक है। अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है तो इक्विलिब्रियम इस तरीके से रिएक्ट करेगा कि वो जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो उसको डिक्रीज कर सके। अगर मैंने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो वो इक्विलिब्रियम इस तरीके से रिएक्ट करेगा कि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए। मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो इक्विलिब्रियम इस तरीके से रिएक्ट करेगा कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन वो कम कर दे, ठीक है। तो हम जो भी चीज करना चाहेंगे, जो भी चेंज हम लोग करना चाहेंगे, इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उसका उल्टा ही करेगा। ये है ली शेडले प्रिंसिपल। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन अ सच अ वे दैट इट कुड काउंटर, ठीक है, काउंटर का मतलब उसका उल्टा कर सके। इट कुड काउंटर और अनडू द चेंज, ठीक है, अनडू लिख सकते हैं, अनडू मतलब उसको हटा देना, ठीक है, उसका अपोजिट कर देना। सो इट कुड अनडू द चेंज इम्पोज, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का वो क्या इफेक्ट कर सकता है अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करूँ, मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दूँ या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दूँ, या प्रोडक्ट की इंक्रीज कर दूँ या रिएक्टेंट की डिक्रीज कर दूँ, तो इन सब वेज में कैसे इक्विलिब्रियम रिएक्ट करेगा। तो चेंज क्या है, एडिशन ऑफ ए और बी। तो पहला चेंज क्या है कि मैंने ए और बी दोनों रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी, तो इसका इफेक्ट क्या बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इंक्रीजेस। अगर मैं ए या बी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दूं, मैं थोड़ा सा ए ऐड कर दूं या थोड़ा सा बी ऐड कर दूं, तो उससे इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होगा कि ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब इक्विलिब्रियम का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, इक्विलिब्रियम तो उसका उल्टा करेगा। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, कुछ ऐसा करेगा कि ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए क्या करेगा, जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब ए और बी क्या करेंगे, अब एक दूसरे से रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सी और डी में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले कितना था 1.0 1.0, इसकी भी मैं ले लेता हूँ 1.0 और 1.0, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, 2 मोल और डाल दिया इसमें, तो 1.2 हो गया, 1.2 हो गया, ये तो उतना ही रहेगा 1.0 1.0, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए और बी में एडिशन कर दिया। अब एडिशन के बाद इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हमने तो यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है तो वो चाहेगा कि इसको डिक्रीज कर पाए, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ए और बी रिएक्ट करके सी और डी दे देंगे, तो ये वापस क्या हो जाएगा 1.0 1.0 और ये हो जाएगा 1.2 एंड 1.2, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन क्या चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो हमने क्या किया, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दी, इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कब होगी, जब ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से वो कर देंगे, मतलब रिएक्ट करके इधर चले जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होना चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर मैं सी और डी का एडिशन कर देता हूँ, ठीक है, सी इंक्रीज कर दिया और डी इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो इफेक्ट क्या हुआ, सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। इक्विलिब्रियम का रिस्पॉन्स क्या होगा कि वो उसको उल्टा कर सके, तो ठीक है, तो इट विल ट्राई टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी, तो वो सी एंड डी को डिक्रीज करेगा, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। रिमूवल ऑफ ए और बी, अगर मैं ए और बी को हटा दूँ, ए और बी हटा दिया, तो ए और बी हटाने की वजह से ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, तो वो तो उल्टा ही करना चाहेगा। तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी, ऑब्वियसली बैकवर्ड जाएगी। और अगर मैं सी और डी रिमूव कर दूँ, प्रोडक्ट में रिमूव कर दूँ, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया ये सबको।
अब एक एग्जांपल देखते हैं Fe3 प्लस प्लस HCN इज गिविंग अस FeSCN2 पॉजिटिव। ठीक है, Fe3 प्लस जिसका कलर है येलो, ठीक है, और HCN क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है, और जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ये क्या होता है, ब्लड रेड कलर का सोल्यूशन बना देते हैं। ठीक है, Fe3 प्लस किस टाइप का सोल्यूशन है, येलो कलर का, HCN क्या है, ट्रांसपेरेंट है, और ये दोनों मिलकर ब्लड रेड कलर का सोल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये है Fe3 प्लस और यहाँ पे HCN इसके अंदर हम लोग डालेंगे। ठीक है, डालने के बाद क्या बन जाएगा, FeSCN2 पॉजिटिव, और इसका जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, ब्लड रेड कलर का सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब क्या किया है, अब मैंने केस लिया, मैंने क्या किया, इफ FeCl3 इज एडेड, पहले केस में क्या किया कि FeCl3 को ऐड कर दिया। FeCl3 में क्या है, Fe+3 आयन है। ठीक है, Fe+3 आयन क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। तो Fe3 प्लस आयन अगर ये इंक्रीज हुआ, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है यहाँ पे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। वो चाहेगा कि Fe3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो डिक्रीज करने के लिए वो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, और यहाँ पे जो इसका कलर है, जो ब्लड रेड कलर है, वो क्या होता जाएगा, और डार्क होता जाएगा, क्योंकि अब FeSCN2 पॉजिटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो गई, और भी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, केस 2 जब मैं क्या डालता हूँ, KSCN डाल देता हूँ उसके अंदर। KSCN में क्या है, HCN नेगेटिव है, मतलब रिएक्टेंट डाल दिया। रिएक्टेंट डालने से क्या होगा कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अब इक्विलिब्रियम क्या जाएगा कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन, HCN की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाए, तो वो रिएक्शन को कहाँ लेके जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा तो फिर से जो कलर है FeSCN का और डार्क हो जाएगा, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, और ज़्यादा बढ़ गई है। अब दूसरा केस क्या है कि अब मैंने क्या किया, FeSCN ही उसके अंदर और डाल दिया। अब अगर FeSCN डालूंगा तो यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, वो उसको कहाँ लेके जाएगा, बैकवर्ड लेके जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका कलर है वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका कलर क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। अब नेक्स्ट केस क्या है, मैंने यहाँ पे डाल दिया सोडियम फ्लोराइड। अब सोडियम फ्लोराइड में क्या है कि फ्लोराइड है, F नेगेटिव है। F नेगेटिव क्या करता है कि जो FeSCN है ना, उसमें से जो HCN की जगह ये हट के F लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स टूटने की वजह से क्या हो जाएगा, ये कौन सी डायरेक्शन में चला जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, अब आ रहे हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे। अब टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ने से पहले हमें दो रिएक्शन ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि एक टाइप की रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक और दूसरी होती है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है रिएक्शन करने के लिए, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट रिलीज होगी, और यहाँ पे क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, हीट रिलीज, और यहाँ पे क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा। तो अब ये करेंगे तो A+B, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो यहाँ पे हीट, और यहाँ पे एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज हो रही है। तो रिलीज हो रही है तो वो प्रोडक्ट की साइड पे होगा, और एंडोथर्मिक में जो हीट है वो कहाँ, कौन सी साइड पे होगी, रिएक्टेंट की साइड पे होगी। ठीक है, तो अब अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा, टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया तो हीट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। हीट इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव करेगा, या इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि हीट यहाँ से डिक्रीज हो जाए। तो हीट कौन सी साइड पे, रिएक्टेंट की साइड पे है, तो वो रिएक्शन को किस साइड मूव करेगा, प्रोडक्ट की साइड पे मूव करेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो रिएक्शन होगी वो कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर देता हूँ तो टेम्परेचर किस साइड पे है, रिएक्टेंट साइड पे, यहाँ पे डिक्रीज हो गया, तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि ये इंक्रीज हो जाए। तो इंक्रीज हो जाए तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, ठीक है, नॉलेज। हाँ, अब हम लोग फिर एक्सोथर्मिक की बात करते हैं। एक्सोथर्मिक में जो हीट है वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो प्रोडक्ट के साइड पे है। ठीक है, तो मैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो हीट है वो कहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। इक्विलिब्रियम चाहेगा कि इसको डिक्रीज करना चाहेगा, तो यहाँ पे ये कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर में डिक्रीज कर देता हूँ तो
ये इधर है, ये डिक्रीज हो जाएगा हीट, हीट यहाँ डिक्रीज हो जाएगी, जो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फॉरवर्ड जाता है, यहाँ पे बैकवर्ड जाता है। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे रिएक्शन लिखनी है, देखना है कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक होगी तो हीट को तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट की साइड पे लिखना है, और एक्सोथर्मिक है तो हीट को कहाँ लिखना है, प्रोडक्ट साइड पे। ठीक है, उसके बाद तुम देख सकते हो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या फिर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और ये सब करके क्या होगा, आराम से हमें पता चल जाएगा कि क्या इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये थोड़ा लेंदी, मतलब थोड़ा काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से रिलेशन होता है। अगर मैं किसी भी चीज़ का प्रेशर, मतलब किसी भी चीज़ पे प्रेशर लगाऊंगा तो उसकी जो वॉल्यूम होती है वो कंप्रेस हो जाएगी। तो प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो इफेक्ट होता है ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है गैसियस इक्विलिब्रियम में। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट का होगा, गैसेस इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, उनके ऊपर हम लोग प्रेशर लगाएंगे तो उनके ऊपर वो जो वॉल्यूम जो चेंज है वो नहीं होते है। ठीक है, मतलब किसी भी सॉलिड है, किसी बेंच को हम लोग प्रेस करेंगे तो उसकी वैल्यू वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं होगी। वाटर को मैं कंप्रेस करूँगा तो उसकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी, लेकिन किसी गैस को अगर मैं कंप्रेस करता हूँ तो वॉल्यूम क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम हैविंग ओनली लिक्विड एंड सॉलिड्स ओनली नेग्लिजिबल इफेक्ट इज ऑब्जर्व। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के लिए ये इफेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट गैसेस आर कंप्रेसिबल, गैसेस कंप्रेसिबल होती है और सॉलिड लिक्विड की बिल्कुल कम कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो इसलिए प्रेशर और वॉल्यूम का जो इफेक्ट है वो सॉलिड लिक्विड पे नहीं पड़ता है, सिर्फ गैसेस पे पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया है एक A2 मॉलिक्यूल है और B2 मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट में, और वो दे रहे हैं A2B2। ठीक है, अब इसके ऊपर A2 के मॉलिक्यूल तुम्हें दिख रहे होंगे स्काई ब्लू कलर से, और B2 के मॉलिक्यूल पर्पल कलर से यहाँ पे बना रखे हैं। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या है, A2B2 तुम्हें दिख रहा होगा, दो स्काई ब्लू और पर्पल कलर का, ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे ये चलेगा भी नहीं, ये पूरा का पूरा क्या है, एक मॉलिक्यूल है किसका, प्रोडक्ट का। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि मैंने इसके 3 मॉलिक्यूल इसके लिए, 3 मॉलिक्यूल इसके लिए, और इसका मेरा क्या है, रिएक्टेंट नहीं बनेगा क्योंकि ये इनिशियल है, प्रोडक्ट नहीं होगा, सिर्फ रिएक्टेंट होगा। फिर जब इक्विलिब्रियम पे आएगा तो क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल A2 के दिख रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल B2 के दिख रहे हैं, और A2B2 का कितना मॉलिक्यूल दिख रहा है मुझे, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दिख रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया। प्रेशर मैं ऊपर से लगाऊंगा, प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। ऊपर से मैं यहाँ पे प्रेशर लगाऊंगा तो पिस्टन क्या हो जाएगी, नीचे की साइड मूव करेगी, नीचे की साइड मूव करेगी तो वॉल्यूम क्या होती जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज होती जाएगी। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी। वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से मॉलिक्यूल्स क्या थे, बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, टोटल मॉलिक्यूल कितने थे यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे, 2 2 4 और 5, टोटल 5 मॉलिक्यूल थे। ठीक है, 5 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब क्या करेंगे कि मॉलिक्यूल्स जो है A2 और B2 के, ये दोनों कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इधर से मूव कर जाएंगे कहाँ पे, प्रोडक्ट साइड पे, और प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 3। तो इक्विलिब्रियम पे टोटल मॉलिक्यूल कितने थे, 5 थे, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम में जब सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो कितने हैं, 3। तो 5 मॉलिक्यूल ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, 3 मॉलिक्यूल कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करते हुए रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कम होंगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम लोग प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना चाहेगी जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, क्योंकि कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे और वो वहाँ पे उस पॉइंट पे स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 मॉलिक्यूल किसके बन गए, इसके बन गए, जो 2 थे ये दोनों भी क्या हो गए, कंबाइन करके रिएक्शन सारे खत्म हो गए, पूरी की पूरी रिएक्शन क्या होगी, इस पॉइंट पे कंप्लीट हो गई। समझ में आए, ठीक है।
सो यहाँ पे क्या है, A2 है, B2 है और ये A2 B2 है, ठीक है। इफ प्रेशर विल डिक्रीज, अगर प्रेशर मैं डिक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रियम क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल क्या है वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर प्रेशर में डिक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि प्रेशर इंक्रीज करते हुए रिएक्शन वहाँ मूव करेगी जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल कम है, और डिक्रीज करते हुए उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल N2O4 है जो ट्वाइस ऑफ NO2 दे रहा है, तो प्रोडक्ट साइड पे कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट साइड पे कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। प्रेशर में इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, उस डायरेक्शन जाएगी जहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। तो रिएक्टेंट साइड पे कितना है, 1 मॉलिक्यूल है, और प्रोडक्ट साइड पे कितना है, 2 है। तो ये रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और प्रेशर अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 ट्वाइस ऑफ NH3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2, और यहाँ पे 3 और एक ये 4, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इधर कम है, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और प्रेशर डिक्रीज करने पे रिएक्शन कहाँ जाएगी, उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, ज़्यादा है, तो वो बैकवर्ड चली जाएगी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, तो वो पता ही है, जैसे प्रेशर का इफेक्ट होगा वैसे वॉल्यूम का होगा। अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा है। और वॉल्यूम मैं डिक्रीज करूंगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और वो कहाँ जाएगा, उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम है, ठीक है। तो सेम ही इफेक्ट पड़ेगा, लो प्रेशर फेवर साइड्स वेयर द नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल आर मोर। तो लो प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम हाई होगी, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे वहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए। और अगर प्रेशर ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगी, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से वॉल्यूम का भी यहाँ पे क्या हो गया, इफेक्ट आ गया। सो चैप्टर यहीं तक था, ठीक है। लास्ट टॉपिक था ली शेटले प्रिंसिपल। तो इसका मैंने तुम्हें डिटेल में सब कुछ बता दिया है कि कैसे इफेक्ट तुम्हारा इस पर पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसमें पूरा लिखा ही हुआ है कि ली शेटले प्रिंसिपल क्या है, डेफिनेशन और साथ जो सारे इफेक्ट हैं वो प्रॉपरली आई थिंक ये मैंने दे ही रखे हैं।